Hello students, how are you? Hope so you all are fine. So today our topic is DNA, the code of life. Why it is called the DNA the code of life? Because DNA contains different specific codes, and that codes will be used for the specific variety of proteins formation, and then proteins help in the cells activities in cellular activities, likewise cells metabolism, cells growth, cells regulation, cells communication, as well as cells division. That's why it is called the DNA as a code of life. But we go through the structure of DNA. Before that, we will must discuss the some scientists who discovered or who work on that. So first of all, there were the lots of people who work on the DNA, but the credit goes to some people because the some people were got gone successful. The first scientist who work or who start the work, that is Frederick Nasher. This one is, and he was able to observe the pus cell of WBC. बेसिकली इसने जो है वो WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं हमारे बॉडी के, उनके अंदर जो पस बनता है जब इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो उस पस को इसने ऑब्जर्व किया था और उस पस में से इसने जो सब्सटेंस टेकन आउट किए थे, उस सब्सटेंस स्टफ्स को इसने न्यूक्लिन का नाम दिया था, जिसको अब हम न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। डीएनए इज अ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज अ राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, तो इसने तो जस्ट जो है वो न्यूक्लिक एसिड के बारे में हमें बताया था, लेकिन उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट आता है, ये फेब्रिस लेविन। फेब्रिस लेविन ये आप जो है इसका बर्थ ईयर और डेथ ईयर है। फेब्रिस लेविन ने जो है वो न्यूक्लिक एसिड के अंदर ऑब्जर्वेशन की और फिगर आउट किया कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या चीज़ें मौजूद है। तो इसने फिगर आउट किया कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो खुद न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है, बिकॉज न्यूक्लिक एसिड जो है वो डिफरेंट टाइप्स के जो यूनिट्स हैं उनसे बना हुआ है, और उन यूनिट्स को हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। उस पर ये फिगर आउट नहीं कर सका कि डीएनए अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं। तो उसके बाद इसका जो रोल प्ले हुआ, उसके बाद आते हैं अरविंद चारगाफ पे। अरविंद चारगाफ का क्या रोल प्ले रहा इस डीएनए की हिस्ट्री के अंदर? तो इसने ये बताया कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर, मतलब एनी ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है तो उसके अंदर जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं वो हम आगे जाकर डिस्कस करने वाले हैं। तो नाइट्रोजनस बेसिस जो है एडिनाइन, गवानाइन, साइटोसिन, थाइमाइन, तो इनका जो अमाउंट होता है वो इक्वल होता है। जैसे एडिनाइन का अमाउंट इक्वल होता है थाइमाइन के साथ से, और साइटोसिन का अमाउंट है वो इक्वल होता है गवानाइन के साथ। उसके बाद आ जाते हैं हम दूसरे साइंटिस्ट के ऊपर, जेम्स वाटसन और फ्रैंक क्रिक्स। इससे कौन नहीं फेमिलियर होगा, इन्होंने ही तो बहुत बड़ा रोल प्ले किया है डीएनए को बनाने में। लेकिन और भी एक साइंटिस्ट था, लिनियस पाउलिंग। लिनियस पाउलिंग ने भी डीएनए के ऊपर काम किया था। उन्होंने डीएनए के ऊपर क्या काम किया था? उन्होंने जो अपना काम किया था उसमें उन्होंने ये बताया दैट डीएनए इज अ ट्रिपल स्ट्रैंडेड, लेकिन एक्चुअली में हमें पता है कि ये डबल स्ट्रैंडेड है। लेकिन इस बात को लिनियस पाउलिंग को करेक्ट किसने किया था? लिनियस पाउलिंग को करेक्ट किया था जेम्स वाटसन और फ्रैंक क्रिक्स ने। इन्होंने बताया था दैट डीएनए इज नॉट अ ट्रिपल स्ट्रैंडेड बट इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड। लेकिन इनकी भी हेल्प किसने की थी? इन्होंने भी तो काम किया था, लेकिन इनकी हेल्प की थी इन दो साइंटिस्ट ने, रोसलिंड फ्रैंकलिन एंड मैरी क्यू विल्किंस ने। इन्होंने इसके ऊपर काम किया था, और इन्होंने जो है वो कौन सा मेथड यूज किया था वो हम आगे जाकर डिस्कस करने वाले हैं। तो इनकी मदद से, इन्होंने जो वर्क किया उसी की मदद से जेम्स वाटसन और फ्रैंक क्रिक्स इन्होंने जो है वो डीएनए का मॉडल क्रिएट कर लिया।
उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, व्हाट इज डीएनए। डीएनए क्या है? डीएनए इज अ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए की स्ट्रक्चर क्या है और साइंटिस्ट जो है 1953 से पहले क्या सोचते थे, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वो साइंटिस्ट जो है कुछ इस तरह से सोचते थे। इसके बाद वास्टर की क्या कंट्रीब्यूशन रही है और डिफरेंट फॉर्म्स डबल हेलिक्स के कौन कौन से हैं डीएनए के अंदर। तो सबसे पहले डीएनए को मैंने बताया, डीएनए क्या है, डीएनए की स्ट्रेंथ किसको करता है, डीएनए एक शॉर्ट फॉर्म है जिसको एब्रिविएट करते हैं हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अगर डीएनए की डेफिनेशन देखी जाए तो डीएनए को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल एंड दैट इज ट्विस्टेड इनटू अ हेलिक्स और स्पाइरलिंग स्ट्रक्चर, स्टेयरकेस। इसको स्टेयरकेस के साथ क्यों मैच किया गया है वो भी मैं आपको इसी लेक्चर में बताऊंगी। अब डीएनए की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। इसमें क्या हो रहा है कि डीएनए के अंदर दो स्ट्रैंड्स मौजूद होती हैं, इन स्ट्रैंड्स को हम कहते हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन। शुगर फॉस्फेट बैकबोन क्यों कहा जाता है, तो आप जरा इस स्ट्रक्चर पे गौर करें। डीएनए खुद जो है वो एक्चुअली में क्या है, वो डीएनए खुद पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड हम किसे कहते हैं, यानी जिसके अंदर बहुत सारे जो है मोनोमर्स जुड़े हुए हों। तो बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर्स यानी सब यूनिट्स जो है वो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, वो कंबाइन होकर बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं, तो उसके अंदर फर्स्ट हमारे पास कुछ चीजें हैं जिसमें ये तीन चीजें हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास ये शुगर, से 5 कार्बन शुगर या पेंटोस शुगर कहा जाता है। अब ये 5 कार्बन वाली शुगर है, लेकिन इसको हमने डीऑक्सीराइबोस कहा है। डीऑक्सीराइबोस इसलिए कहा है क्योंकि क्या हो रहा है, इस शुगर के अंदर ये जो आप 5 कार्बन शुगर देख रहे हैं, इसके कार्बन नंबर 2, मसलन यहाँ पर इस जहाँ पे मैं एरो पॉइंट कर रही हूँ, इस जगह पर कार्बन नंबर 2 होता है और इसी कार्बन नंबर 2 पे इस शुगर के अंदर एक ऑक्सीजन माइनस होता है या लेस होता है। इस ऑक्सीजन की माइनस होने की वजह से इसको हमने इसका नाम दिया है डीऑक्सी। डी का मतलब भी होता है माइनस, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, यानी इस राइबोस शुगर के अंदर एक ऑक्सीजन माइनस है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ डीऑक्सीराइबोस शुगर। अब इस डाइऑक्सीराइबोस शुगर के साथ यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है। अब नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं वो अभी हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब नाइट्रोजनस बेसिस है वो कार्बन नंबर फर्स्ट पे अटैच हुआ है और कार्बन नंबर फर्स्ट पे नाइट्रोजनस बेसिस अटैच होते हैं, वो नाइट्रोजनस बेसिस किस तरह के होते हैं अभी हम इसमें ही पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पर कार्बन नंबर 5 पे 1 2 3 4 और ये 5, तो नंबर कार्बन 5 पे एक और चीज प्रेजेंट है, वो है फास्फेट मॉलिक्यूल या इसे हम फास्फोरिक एसिड कहते हैं। तो हमारे एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए तीन चीजें हैं डिफरेंट, जिसमें नाइट्रोजनस बेसिस आ जाते हैं, कार्बन शुगर है, 5 कार्बन शुगर है जिसे डीऑक्सीराइबोस शुगर कहते हैं, और इसमें फॉस्फेट का मॉलिक्यूल यानी फास्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। ये तीन चीजें कंबाइन होकर क्या बनाती हैं, स्ट्रक्चर बनाती हैं, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज अ न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, अभी ये देखें आप, तो मैंने कहा हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस है, जो बेसिस सेंटर में मौजूद है, ये आप देख सकते हैं, दिस वन ए टी सी जी। एक्चुअली में क्या है, ए जो है वो किसको एब्रीवेट कर रहा है, एडेनाइन को, और जो टी है वो थाइमाइन को, जी गुआनिन को, और सी जो है वो साइटोसाइन को। ये बेसिकली 4 टाइप्स के प्रेजेंट है इनके अंदर, क्या बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस इनको हम कहते हैं। अब इन नाइट्रोजनस बेसिस को भी कैटेगराइज किया हुआ है क्योंकि जो एडिनाइन है और जो गवानाइन है, एडिनाइन ये वाला एडिनाइन और ये गवानाइन, ये बेसिकली क्या होते हैं, ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, और डबल रिंग स्ट्रक्चर को हम प्यूरीन कहते हैं। और थाइमाइन और साइटोसाइन जो है वो एक सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं और इनको हम कहते हैं पायरामाइडाइन। इसका जो बेसिक ग्रुप है उसको हम पायरामाइडाइन कहते हैं। पायरामाइडाइन के अंदर थाइमाइन और साइटोसाइन आ जाते हैं और ये सिंगल रिंग होते हैं।
और एडिनाइन गुआनिन जो है ये डबल रिंग्ड होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम प्यूराइन कहते हैं। तो डीएनए के मॉडल के अंदर हमारे जो बैकबोन का काम कर रहा है, मसलन जो बैकबोन का काम कर रहा है जहां पर एक्चुअली में न्यूक्लियोटाइड ये आपके जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो अटैच होते हैं, तो ये बैकबोन का काम कर रहा है शुगर और फास्फेट। ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होती है हमारे डीएनए की। इसको इसी वजह से इसको जो है वो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड भी कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारा क्या है, ये हमारी है शुगर, 5 कार्बन शुगर, और ये 5 कार्बन शुगर के साथ यहाँ पर हमारे होता है फास्फेट ग्रुप, और कार्बन नंबर फर्स्ट पे यहाँ पर प्रेजेंट होता है कोई भी नाइट्रोजनस बेसिस। लेट सपोज यहाँ पर अगर एडिनाइन है तो यहाँ पर थायमाइन होगा इसके ऑपोजिट में। ओके सो अभी ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स। ये वर्ड क्यों लिखा हुआ है एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स? तो इसमें ये हो रहा है कि ये जो स्ट्रैंड है, दिस वन, ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड, इन दोनों में फर्क है। अगर ये वाली स्ट्रैंड अपराइट में है तो ये डाउन साइड में है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट में रखी हुई है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे डीएनए की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से डबल हेलिक्स नहीं होती। इसीलिए ये स्ट्रक्चर इस तरह से कि दोनों एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स हैं। फर्स्ट स्ट्रैंड जो होगी वो सीधी राइट में होगी और दूसरी स्ट्रैंड जो होगी वो इसके ऑपोजिट में होगी। इसकी जो शुगर इसके जो 5 कार्बन वाली शुगर है वो उसके हेड्स डाउनवर्ड की तरफ शो हो रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक शो करते हैं, वो हम करते हैं 5 to 3 स्ट्रैंड। वो कैसे? अच्छा, सबसे पहले तो ये हो गया कि आपकी ये 5 कार्बन वाली शुगर है, इस 5 कार्बन वाली शुगर के ऊपर ये सब 5 नंबर पे बाहर की साइड पर मौजूद है फॉस्फेट ग्रुप। क्या मौजूद है? फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप एक तो 5 नंबर पे यहाँ पर अटैच है, फिर उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पे एडिनाइन अटैच है। अब देखें तो अब ये वाला एक न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, आप रेड लाइन को छोड़ दें तो ये एक न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। लेकिन अब इस न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर बनता है बॉन्ड, और ये बॉन्ड बनता है 3 नंबर कार्बन पे, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के 3 नंबर कार्बन पे, और ये 3 नंबर कार्बन जाकर 5 नंबर के फॉस्फेट के साथ अटैच होता है, और इस तरह से एक ये बॉन्ड बन जाता है और दूसरा ये बॉन्ड बन जाता है। इसीलिए इस बॉन्ड को फॉस्फेट डाइस्टर बॉन्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाइस्टर बॉन्ड। ये कब बनता है? जब कोवेलेंट बॉन्ड न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में बनता है, यानी 5 से 5 नंबर फॉस्फेट का या 5 नंबर हमारा जो है वो पेंटोस शुगर का, और वो 3 नंबर दूसरे न्यूक्लियोटाइड के पेंटोस शुगर के साथ अटैच होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं, वहां पे जो बॉन्ड बनती है उसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। और इसके अंदर जो फर्स्ट होगा एंड वो 5 पे होगा एक न्यूक्लियोटाइड का, वही एंड न्यूक्लियोटाइड का अटैच होगा दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 3 नंबर कार्बन के साथ, और इस तरह से 2 बॉन्ड्स बनेंगे इनके बीच में, और इसको हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहेंगे, कुछ इस तरह से। अब ये स्ट्रैंड जब बन जाएगी तो इसके ऑपोजिट में स्ट्रैंड बनेगी, वो बिल्कुल इसकी एंटी पैरेलल होगी। और इसके साथ साथ अब ये 2 स्ट्रैंड्स आपस में कंबाइन किस तरह से होती हैं? ये आपस में स्ट्रैंड्स कंबाइंड होती हैं थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आपस में स्ट्रैंड्स कंबाइन होंगी हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। तो यहाँ पर जो ये वाली स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आपके प्रेजेंट होगा, यहाँ पर जैसे कि ये वाली चीज जो है ये शो करवा रही है क्या? ये बॉन्डिंग शो करवा रही है। आप यहाँ देख लें, ये वाले मॉलिक्यूल्स जो बीच में प्रेजेंट है इनको हम क्या कहते हैं? ये बेसिकली यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स बनाते हैं, क्योंकि ये स्ट्रैंड भी बन जाएगी फिर ये स्ट्रैंड भी बन जाएगी। अब इन स्ट्रैंड्स को आपस में जोड़ने का काम कौन करेगा? तो यहाँ पर एडिनाइन के अपोजिट में थायमाइन है, थायमाइन के बीच में यहाँ पर थोड़ी स्पेस होती है और यहाँ पर बॉन्ड बनता है, और उस बॉन्ड को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड डबल होता है, यहाँ पर एडिनाइन और थायमाइन के बीच में बॉन्डिंग होगी वो डबल होगी।
यानी कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने हुए होंगे और ग्वानिन साइटोसाइन के बीच में यहाँ पर 3 बॉन्ड बने हुए होंगे, यानी ट्रिपल बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 बॉन्ड्स होंगे। ये देखें, ये स्ट्रक्चर में ये 3 बॉन्ड है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 बॉन्ड्स हैं। तो यहाँ पर ग्वानिन होगा, यहाँ पर साइटोसाइन होगा, यहाँ पर एडिनाइन होगा, यहाँ पर थायमाइन होगा और उनके बीच में डबल बॉन्डिंग बनी हुई है। अब ये जो स्ट्रैंड्स थी वो आपस में जुड़ चुकी हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से, इसी वजह से ये अब इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की शो होगी। लाइकवाइज दिस डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर इसको कहते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि ये पॉलीमर्स हैं और न्यूक्लियोटाइड्स इनके अंदर जो होते हैं वो मोनोमर्स होते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस भी मैं आपको बता चुकी हूँ, प्यूरिन और पैरामिडाइन 2 तरीकों के होते हैं। जब प्यूरिन और पैरामिडाइन की शुगर के साथ अटैचमेंट होती है तो कुछ स्ट्रक्चर इस तरह की बनती है जिसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर 5 नंबर कार्बन की 5 वाले कार्बन शुगर और फास्फेट आपस में मिलेंगे तो वो बैकबोन बनेगी किसकी, वो बैकबोन बनेगी डीएनए की। लेकिन अगर हम इसको फॉस्फेट को छोड़ दें, सिर्फ शुगर और नाइट्रोजनस बेस आपस में अटैच्ड हो ये दोनों, तो ये कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी, ये बनेगी न्यूक्लियोसाइड। ये देख लें आप, न्यूक्लियोसाइड किसको कह रहे हैं, कोई भी नाइट्रोजन बेस हो शुगर के साथ अटैच तो हम क्या कहेंगे, इसको न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। फिर न्यूक्लियोसाइड और प्लस में जब फॉस्फेट कंबाइन होगा तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा, और वही जब न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे तो हमारा न्यूक्लिक एसिड बनेगा, यानी डीएनए बनेगा। अच्छा, आरएनए को भी हम डिस्कस करेंगे लेकिन हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो ये थी डीएनए की स्ट्रक्चर। मैं एक दफा अगेन रिपीट कर लेती हूँ। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, ये हेलिक्स स्ट्रक्चर में होता है, इसीलिए इसको डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कहा जाता है। और ये स्ट्रक्चर बनी किसकी हुई है, ये स्ट्रक्चर बनी हुई है न्यूक्लियोटाइड्स की। और न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो हमारे पास कौन कौन से होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स किस तरह से बनते हैं, तो हमारे पास 3 चीजें हैं जो न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं, शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस एंड फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनस बेसिस कितने होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस हमारे पास होते हैं 4 किस्म के, एडेनाइन, ग्वानिन, थायमाइन, साइटोसाइन। ये 4 किस्म के बेसिस होते हैं और एडेनाइन हमेशा थायमाइन के साथ बेस पेयर बनाता है और ग्वानिन हमेशा साइटोसाइन के साथ बेस पेयर बनाता है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि एडेनाइन जो है वो हमेशा थायमाइन के साथ बेस पेयर बनाएगा और ग्वानिन हमेशा साइटोसाइन के साथ बेस पेयर बनाएगा। ये आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर। तो ग्वानिन के सामने क्या है, साइटोसाइन है, थायमाइन के सामने क्या है, एडेनाइन है। और दूसरी चीज ये कि ग्वानिन के साथ यहाँ पर ट्रिपल बॉन्डिंग होगी हाइड्रोजन की, और एडेनाइन और थायमाइन के साथ यहाँ पर क्या होगी, डबल बॉन्ड होगी। और वो डबल बॉन्ड कौन सी होगी, हाइड्रोजन होगी। इसके बाद अर्ली एफर्ट्स मतलब के जो 19 ईयर्स में जो डिफरेंट एफर्ट्स लिए गए थे साइंटिस्ट के अंदर, तो अर्ली एफर्ट्स में कुछ काम क्रोमोसोम के भी ऊपर हुआ था, जिसकी वीडियो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। और ये अर्लियर के अंदर ये बताया गया था कि क्रोमोसोम जो है वो कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। अब बेसिकली क्रोमोसोम किन के बने होते हैं, क्रोमोसोम एक्चुअली डीएनए के ही बने होते हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इन साइंटिस्ट का भी क्या रोल प्ले किया है इन्होंने, तो इनमें है ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसे हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। इन्होंने हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट हमें बताया है कि हेरिडिटी किस तरह से इंफॉर्मेशन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिटेड होती है, यानी कि जो हम कहते हैं कि हमें खानदानी है ये चीज़ या कोई खानदानी बीमारी होती है तो वो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन किस तरह से ट्रांसमिट होती है, इसके बारे में हमें ग्रेगर जॉन मेंडल ने इंट्रोड्यूस करवाया था। विलियम जॉन्सिस ने टर्म कॉइन किया था जीन के ऊपर भी हम एक कक्षा बनाएंगे। थॉमसन मॉर्गन, इसने जीन जो है वो रेस्पॉन्सिबल इनहेरिटेंस के लिए इसके बारे में अपनी जो है वो कंट्रीब्यूशन की थी। और फेबिस लिवियन के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये न्यूक्लियोटाइड्स की इसने स्ट्रक्चर बताई, न्यूक्लियोटाइड के बारे में बताया था। और उसके बाद ने बताया था कि फॉस्फेट क्या है, शुगर क्या है और उसके अंदर नाइट्रोजनस बेसिस क्या है।
और फिर इसके बाद अरविंद चार्विक भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो एडिनाइन है, गैविनाइन है, ये साइटोसिन और थायमाइन है, तो इनका जो है वो बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है कि ये 50-50% होते हैं, यानी एडिनाइन हमेशा थायमाइन के इक्वल होता है किसी भी सेल के अंदर, क्योंकि एडिनाइन जो है वो थायमाइन के साथ ही बेस पेयर बनाता है और गैविनाइन साइटोसाइन के साथ बेस पेयर बनाता है, तो इनकी अमाउंट जो है वो इक्वल होगी। अगर एडिनाइन की अमाउंट है तो उतनी ही अमाउंट थायमाइन की होगी, गैविनाइन की जितनी अमाउंट होगी उतनी ही साइटोसाइन की होगी। ये अब आते हैं हमारे जो डीएनए की एक्चुअली में डिस्कवरी हुई थी, तो वो किसके हिसाब से हुई थी? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की मदद से डीएनए को क्लियरली जो है वो हम ऑब्जर्व कर सके थे। ये आप देख लें यहाँ पर विल्किंस और रोसलैंड फ्रैंकलिन ने अर्लियर 1950s के अंदर इन्होंने क्रिस्टलोग्राफी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, ये बेसिकली हम पहले भी मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा चुकी हूँ। ये देख लें, ये दो साइंटिस्ट हैं, रोसलैंड फ्रैंकलिन और मैरी क्यू विल्किंस। ये दोनों कोलीग्स थे, एक ही लेबोरेटरी में इन दोनों ने काम किया था और दोनों ही एक्सरे के ऊपर काम कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, एक मॉलिक्यूल लिया और उस मॉलिक्यूल के ऊपर इन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की तो उसके बाद इनको कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से नजर आई, आप ये देख सकते हैं। इन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की है, तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के बाद इन्हें कुछ स्ट्रक्चर नजर आई फिल्म के ऊपर, और इन्होंने फिर जो है वो जेम्स और वाटसन को तुरंत ही बता दिया कि क्या है। तो इन्होंने जब एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के अंदर इन्हें ये जो है वो एक्स शेप नजर आई, एक्स पैटर्न नजर आया। इन्होंने एक्स पैटर्न को क्या सजेस्ट किया कि डीएनए हेलिक्स स्ट्रक्चर में है, और उसी वक्त इन्होंने जेम्स वाटसन और क्रिक को जेम्स वाटसन क्रिक को बताया कि जो डीएनए है वो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर में है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना मॉडल क्रिएट किया, ये वाला मॉडल इन्होंने बनाया। ये मॉडल इन्होंने अपना बनाया है, वाटसन और क्रिक का मॉडल। ये इन्होंने जो डिफरेंट मेटल्स और नट बोल्ट्स का इस्तेमाल करके इन्होंने एक मॉडल क्रिएट किया। वैसे पहले तो इन्हें भी कुछ मिस्टेक्स थी, इनको ये लग रहा था कि जो आपके नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो बीच में नहीं बल्कि साइड बाय साइड होती हैं, और जो फॉस्फेट ग्रुप है वो सेंटर में होता है। लेकिन इनकी इस मिस्टेक को कि उन्होंने क्लियर किया, विल्किंस फ्रैंकलिन इन दोनों ने मिलकर इनको क्लियर करवाया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, मॉडल क्रिएट किया। अब इन्होंने मॉडल क्रिएट किया जिसको हम आजकल कहते हैं कि वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। 1953 के अंदर इन्होंने ये मॉडल क्रिएट किया, और इस मॉडल को क्रिएट करने के बाद ये बड़े ही मतलब इन्होंने दुनिया को सरप्राइज कर दिया इससे। तो इन्होंने जो है वो दुनिया को सरप्राइज कर दिया इस मॉडल से। और इन्होंने जब मॉडल बना लिया तो उसके बाद इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था नेचर के ऊपर, नेचर के नाम से, बल्कि डीएनए के ऊपर उन्होंने आर्टिकल लिखा था नेचर के नाम से। ये देखें, नेचर के नाम से इन्होंने आर्टिकल लिखा था जो क्विकली इनका पब्लिश्ड हो चुका था अप्रैल में 1953 के अंदर इनका ये आर्टिकल पब्लिश्ड हुआ। और इसके बाद अब हम कहते हैं कि डीएनए जो है वो 1953 के अंदर फ्रैंक्स क्रिक और जेम्स वाटसन ने हमें बताया है मॉडल। लेकिन इसमें विल्किंस और रोसलैंड का भी बहुत ही बड़ा रोल प्ले रहा। लेकिन इसका जो अवार्ड है वो नोबेल प्राइज है, वो सिर्फ 3 साइंटिस्ट को मिला था। क्योंकि वो 3 साइंटिस्ट कौन थे? वो 3 साइंटिस्ट थे वाटसन, क्रिक और विल्किंस। इन तीनों को नोबेल प्राइज दिया गया था डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इन 1962। बट फोर्थ वन जो इनके अंदर इनकी हेल्प की थी वो थी रोसलैंड फ्रैंकलिन। बट ड्यू टू कैंसर उनकी डेथ हो गई थी 1958 के अंदर, और जिनकी डेथ हो जाती है उनको नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता। तो 1958 के अंदर उनकी डेथ हो चुकी थी, और 1962 के अंदर इनको मॉडल मिला है। तो इनका मॉडल जो है वो वाटसन, क्रिक और विल्किंस को मिला डीएनए के स्ट्रक्चर के ऊपर, जो उनकी स्ट्रक्चर की स्टडी की। ये देख लें आप,
वन मोर थिंग आई मस्ट टेल यू के जो हमें ये स्ट्रक्चर नजर आ रही है, इस स्ट्रक्चर के अंदर ये अब आप समझ गए होंगे ये स्ट्रैंड्स क्या बता रही हैं और ये सेंटर क्या बता रहा है। ये स्ट्रैंड्स क्या है, डीएनए की बैकबोन है जो किसकी बनी हुई है, शुगर और प्लस में फॉस्फोरिक एसिड की। और जो सेंटर में है यहाँ पर क्या मौजूद है, न्यूक्लियो नाइट्रोजनस बेसिस, यानी नाइट्रोजनस बेसिस के सेंटर में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बनती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आते हैं कि जो विल्किंस ने मॉडल बताया था उसके अंदर कुछ चीजें इन्होंने कैलकुलेट की थी। वो ये थी कि जो बेसिस होती हैं, डिस्टेंस होता है बेसिस के बीच में, तो बेसिस है, मसलन ये बेस है और इसके नीचे ये बेस है, तो इन बेसिस के बीच में कुछ डिस्टेंस होता है समवॉट। वो डिस्टेंस होता है कितना, वो डिस्टेंस होता है 3.4 एंगस्ट्रॉन। 3.4 एंगस्ट्रॉन या फिर 0.34 नैनोमीटर का डिस्टेंस होता है बिटवीन टू नाइट्रोजनस बेसिस। यहाँ और इस नाइट्रोजन बेसिस के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, थोड़ा बहुत लिटिल बिट डिस्टेंस प्रेजेंट होता है। अच्छा, ये आप देखें तो ये पूरी एक जो 5 to 3, क्योंकि 5 to 3 यहाँ पर 5वें नंबर कार्बन की शो हो रही है, यहाँ पर 3 नंबर कार्बन शो हो रहा होता है शुगर का, तो इसको कहते हैं, यहाँ से हम जाएंगे तो 5 to 3 जाएंगे। अगर हम यहाँ से जाएंगे, जैसे कि ये हमारी जो है दूसरी स्टैंड होती है बिल्कुल इसके एंटी पैरेलल होती है, तो यहाँ से हम जाएंगे तो 3 to 5 जाएंगे। तो इनका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है, 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, और इनकी जो हेलिक्स स्ट्रक्चर ट्विस्टेड होती है वो कितने डिग्री पे होती है, 36 डिग्री पे ये ट्विस्ट खाती हैं, और हर ट्विस्ट के अंदर यहाँ पर तकरीबन 10 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया डीएनए के स्ट्रक्चर का। ये देखें यहाँ पे भी लिखा हुआ है, द साइड ऑफ द लेडर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉस्फेट एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड द बेसिस मेक अप द रंग्स। ये एक्चुअली में आप ना सिंपल तरीके से अगर आप लेडर का एग्जांपल ले लें, सीढ़ी का एग्जांपल ले लें जिसको हम यूज करते हैं किसी चीज के ऊपर चढ़ने के लिए, तो ये जो डीएनए का मॉडल है बेसिकली में लेडर से ही इसको कंपेयर किया गया है, क्योंकि लेडर के जो है वो साइड रिंग्स होती हैं, जो साइड्स होती हैं, उन साइड्स को उन्होंने जो है वो बताया हुआ है कि ये फॉस्फेट और डीऑक्सीराइबोस की बनी होती हैं, और बीच में जो रंग्स होती हैं, स्टेप्स होती हैं जिसके ऊपर हम चढ़ते हैं, तो वो स्टेप्स किसकी बनी होती है, बेसिस की बनी होती हैं, और बेसिस आपस में किसके थ्रू जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े होते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम रेप्लिकेशन की बात करें डीएनए की, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे किस तरह से डीएनए रेप्लिकेट होता है माइटोसिस के अंदर, और किस तरह से वो अपनी डॉटर सेल्स के अंदर कॉपीज भी बनाता है। ठीक है, और इसके बाद मैंने जैसे कि आपको फर्स्ट बताया कि डीएनए के अंदर, डीएनए को हमने कोड ऑफ लाइफ का नाम दिया हुआ है। तो कोड ऑफ लाइफ का नाम क्यों दिया है, क्योंकि इसके पास ऐसे स्पेसिफिक कोड्स हैं जो खास स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ओके, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम दोबारा मिलेंगे।